तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के एडवांटेज के बारे में अगर कुछ बात करें। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल जैसे वर्ड आया, इसका मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बताया कि कुछ इंडिकेशंस, कुछ सिम्टम्स नजर आने लग जाते हैं, तो डॉक्टर्स कब रिकमेंड करते हैं कि उन्हें सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए किसी पेरेंट को या किसी मदर को? और डिलीवरी के दौरान काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस रहते हैं कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसे हैंडल करने का क्या तरीका है और कैसे आप हैंडल करते हैं? आफ्टर डिलीवरी भारी चीज़ें नहीं उठानी है, जिम नहीं जाना है, वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना होता है, तो इसमें कितना सच है, आपको क्या लगता है? संतान सुख दुनिया में किसी भी सुख से ज़्यादा बड़ी खुशी होती है, मानी जाती है। डिलीवरी जो है दो तरीके से होती है, एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सी सेक्शन। नॉर्मल जो वजाइनली होती है और सी सेक्शन जो सर्जरी के थ्रू की जाती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन इसी पर हम गंभीरता से और खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद होंगी डॉक्टर साधना शर्मा, जो कि MBBS हैं, MD हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स हैं इन मिरेकल्स हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जो कि गुरुग्राम में मौजूद है, और इस पर हम खास चर्चा करते हैं। खास जानकारी आपको दे दूं कि मैम को 20 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ हमारी गेस्ट मौजूद होंगी। मैम, आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू प्रज्ञा फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। और सबसे पहले हम नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के बारे में, जैसे मैंने बताया ही, लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हमें ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन एक डॉक्टर चीज़ों को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझा सकता है, तो इसे ज़रा साइंटिफिक तौर पे आप समझा दे तो। देखिए, जो डिलीवरी की जाती है वो दो रूट से होती है। एक नॉर्मल विच इज़ अ विजाइनल रूट, जो कि एज ओल्ड हमें पता है कि जो बेबी का डिलीवरी है वो विजाइनली होता है, पहले हेड एंड फॉलोड बाय बॉडी। एंड सेकेंड रूट होता है सर्जिकल, दैट इज़ अ सिजेरियन सेक्शन जिसको हम बोलते हैं। उसमें हम पेट पे लोअर हिस्से में एक छोटा कट देते हैं, जिसके थ्रू हम डिलीवरी को अंजाम देते हैं। तो डॉक्टर्स क्या ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन? देखिए, एज अ डॉक्टर हमारी प्रेफरेंस हमेशा नॉर्मल डिलीवरी की ही ज़्यादा होती है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके हिसाब से या तो माँ को रिस्क ज़्यादा है या उस बेबी को रिस्क ज़्यादा है, तभी उसी कंडीशन में ही सिर्फ सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। हालांकि आजकल देखा गया है कि कई बार मदर अपनी रिक्वेस्ट पे भी सिजेरियन सेक्शन ऑप्ट करती हैं, तो एट टाइम्स हम उनकी काउंसलिंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर वो जो भी होता है म्यूचुअल डिसीजन पे हम एग्री करते हैं। बट फिर भी अगर बात आएगी वेटेज की कि एज अ डॉक्टर्स किसको वेटेज ज़्यादा देते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज दी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। डॉक्टर साधना, जैसे आपने बताया कि आजकल मदर्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा पूछती हैं या रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें सी सेक्शन कराना है, और ऑनलाइन जो चीज़ें मैंने स्टडी की हैं उसमें ये भी है कि सी सेक्शन के परसेंटेज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ये ग्राफ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है? देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस ग्राफ को 20-30 ईयर्स बिहाइंड से और आज की डेट से, तो डेफिनेटली अब जो फीमेल्स हैं ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, तो जो मैरिज की एज है वो ही काफ़ी आगे शिफ्ट हो गई है। एंड सिमिलरली जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जब तक आप अचीव करते हो वो एज भी आगे शिफ्ट हो गई है। तो इस शिफ्ट की वजह से डेफिनेटली क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी जनरली हमारी एल्डरली एज ग्रुप में चला जाता है, मोर देन 30-35 पे चला जाता है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हमको बोलते हैं, जिसमें कि बीपी हाई होता है, या कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज़, शुगर का प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार बोनी पेल्विस में चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से थोड़े से सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ गए। इट इज़ नॉट कि आपकी प्रेफरेंस चेंज हुई है। एंड सिमिलरली आज की डेट में क्योंकि जैसे लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट प्रेगनेंसी प्लान हो रही हैं, एट टाइम्स हम इनफर्टिलिटी से भी बहुत फाइट कर रहे हैं, और उसी रीज़न की वजह से IVF केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। उसी के कारण हेतु आपके जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं वो बढ़ गई हैं। तो डेफिनेटली ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि सिजेरियन सेक्शन के रेट इस वजह से थोड़े से ऑन अ हाई राइज है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी ह्यूमन काइंड एडवांटेज देखना चाहता है कि किसी चीज़ के एडवांटेज क्या है, तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन के एडवांटेज के बारे में अगर कुछ बात करें।
देखिए, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल जैसे वर्ड आया, इसका मतलब ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें जो रिकवरी होती है मदर की, वो बहुत फास्ट होती है, बिकॉज इट इज़ दी, ये जो पेन वाला मोमेंट है ये तो खैर डेफिनेटली टफ होता है, बट वंस द डिलीवरी इज ओवर द रिकवरी इज वेरी फास्ट। सेम डे से ही आपका मूवमेंट, आपका प्रॉपर डाइट एंड ऑल सब अलाउ हो जाता है। एंड सिमिलरली जो अगर मैं बेबी के एस्पेक्ट से बात करूं, बेबी भी जो होता है, जो प्रेशर चेंजेस होते हैं यूट्रस में, वेजाइनल कैनाल में, उसके थ्रू बेबी निकलता है, तो जनरली बच्चों में भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कम होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अब सिजेरियन सेक्शन की, देखिए एक सिजेरियन सेक्शन है कि जो कि हम किसी कंडीशन की वजह से, किसी इंडिकेशन की वजह से कर रहे हैं, एक वो हो गया, या फिर मदर अपना इलेक्टिवली ऑप्ट कर रही है सिजेरियन के लिए। सिजेरियन में क्या होता है कि फिर उस केसेस में पीपल कैन प्लान देयर टाइमिंग एंड एवरीथिंग, तो उनके लिए वो कंफर्ट और ईज बहुत हो जाता है। एंड जो लोग जैसे ऑप्शनली ऑप्ट करते हैं, डेफिनेटली आपको वो जो लेबर पेन्स होते हैं वो नहीं बेयर करने पड़ते हैं। अगर बात आ जाती है पोस्ट ऑप रिकवरी की, तो जनरली हम थोड़ा सा इसमें नॉर्मल के कंपैरिजन में हल्का डिले होता है, तो 20, बट जनरली हम 12 to 24 आवर्स में आपको मोबाइल कर देते हैं, खाना पीना भी अलाउ हो जाता है, मूवमेंट्स भी अलाउ हो जाती हैं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा डिले है। एंड सेम वे जो सिजेरियन सेक्शन का जो स्कार होता है, ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा पेन के इंसिडेंस ज़्यादा होता है, थोड़ा सा इस समय पे वो जल्दी से बेबी की केयर में उनको ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा हिच आ रहा है, तो दैट इज जस्ट बिकॉज कि एक सिजेरियन स्कार है और उसमें वो पेन हो रहा है। तो राउंड द क्लॉक हम पेन किलर जब देते हैं, तो ऑब्वियसली हम ये वाली जो रिकवरी वाला जो हमारा फैक्टर होता है उसको हम काफ़ी हद तक टाइड ओवर कर लेते हैं। ओके। और सी सेक्शन के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं, तो क्या फैक्टर्स होते हैं? जैसे आपने बताया कि कुछ इंडिकेशंस, कुछ सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं, तो डॉक्टर्स कब रिकमेंड करते हैं कि उन्हें सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए, किसी पेरेंट को या किसी मदर को? देखिए, फर्स्ट जैसा मैंने आपको बोला कि हम जनरली हर पेशेंट में नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई करते हैं अनटिल अनलेस कोई डायरेक्ट इंडिकेशन हो। अब वो डायरेक्ट इंडिकेशन से क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि जो बेबी की जो सपोर्टिंग बेसिकली होता है ना, जिसको आप हिंदी में अवल नाल बोलते हैं, इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, अगर वो लो डाउन है, अगर वो कवरिंग ऑस है या वो पार्शली कवरिंग ऑस है, तो ऑफ कोर्स उसमें हम नॉर्मल डिलीवरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या बेबी का जो पोजीशन है वो मैल पोजीशन है, इन द सेंस कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई, उन केसेस में भी हम नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। या एट टाइम्स मदर का बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और हमें एक डर है कि ये दौरे में जा सकती हैं, ऐसे में माँ और बच्चे दोनों की सेफ्टी के लिए हमें सिजेरियन ऑप्ट करना ज़्यादा सेफ रहता है। या जब हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ लेबर हमें ऐसा लग रहा है या तो प्रोग्रेस उस मापदंड पे नहीं हो रही है जैसे होनी चाहिए, या बच्चे ने पॉटी कर दिया है, या जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम ये देख पा रहे हैं कि जिस समय कॉन्ट्रैक्शन आ रही है उस समय बार बार बच्चे की धड़कन नीचे जा रही है, इसका मतलब बच्चा लेबर का स्ट्रेस नहीं संभाल पा रहा है, उस केसेस में, उन कंडीशंस में यस, हम माँ एंड बच्चे की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए अपना जो रुख है वो सिजेरियन सेक्शन की तरफ मोड़ लेते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद मतलब मदर और चाइल्ड के हेल्थ पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता इस चीज़ से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ऐसे सिजेरियन सेक्शन येस इट इज़ अ सर्जरी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मदर या चाइल्ड की हम किसी भी कंडीशन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। द ओनली थिंग कि सिंस इट इज़ अ मेजर सर्जरी, ऑब्वियसली हम एब्डोमेन खोल के उस वहाँ से बेबी निकालते हैं, तो आपका जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा सा लॉन्गर है एज इसको देखा जाए तो। और अगर हम बेबीज़ के पर्सपेक्टिव से भी बात करें, ऐसा देखा गया है कि थोड़ा बहुत रेस्पिरेटरी जो बच्चों को सांस लेने में होता है वो थोड़ा सा कई बार सिजेरियन वाले बच्चों में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों में। बट अगर ओवरऑल इसको लॉन्ग रन में अब बात की जाए, मतलब या आप हम इसको डेटा को 2 दिन बाद शिफ्ट करके देखा जाए, तो जनरली इट इज़ क्वाइट सेफ बोथ फॉर द मदर एंड द बेबी अनटिल एंड अनलेस मदर ही हाई रिस्क कैटेगरी में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत ही हाई बीपी है, तो डेफिनेटली वो तो मदर ही हाई रिस्क फैक्टर पे है। ऑल्दो सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ही देख के चीज़ें की जाती हैं ताकि मदर एंड बेबी दोनों सेफ एंड हेल्दी रहें। ओके, डिलीवरी में पेन मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। आजकल जो न्यू मदर्स हैं उन्हें पेन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, तो पेन मैनेजमेंट को लेकर क्या किया जाता है?
देखिए, इसमें तो पहले तो मेडिकल एडवांसमेंट को थैंक यू बोलना पड़ेगा। हम मिराकल्स में हमारे पास दोनों मोडालिटी हैं पेन मैनेजमेंट की। जिस समय पेशेंट लेबर में जाता है और हमें ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत हद तक पॉसिबल है, लेकिन मदर पेन की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रही हैं, ऐसे में हम उनको ऑप्शन ऑफर करते हैं पेनलेस डिलीवरी का। उसके भी हमारे पास यहाँ पे 2 तरीके होते हैं और दोनों यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक होता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, जिसमें कि हम बैक में स्पाइन में एक एनेस्थीसिया के लिए मेडिसिन देते हैं जिससे कि मदर का पेन रुक जाता है। बट पेन रुकने का मतलब ये नहीं है कि लेबर रुक गया। लेबर बराबर चलता है, कॉन्ट्रैक्शंस बराबर आती हैं, सिर्फ आपका जो पेन सेंसेशन है वो ब्लॉक हो जाता है। सिमिलरली एक और तरीका होता है जिसमें कि हम इनहेलेशनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, यानी कि हम मास्क के थ्रू आपको एक गैस देते हैं जो कि आप इनहेल करते हैं विद कॉन्ट्रैक्शन। उसमें भी काफ़ी हद तक आपका पेन रिलीव हो जाता है। तो ये 2 मोडालिटीज़ हैं। जिस समय अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, अकॉर्डिंगली हम कोई एक मोडालिटी पे चले जाते हैं ताकि हम उनका जो ड्रीम है टू अचीव अ नॉर्मल डिलीवरी वो हम अचीव कर पाएँ। बिल्कुल। और डिलीवरी के दौरान काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस रहते हैं कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे हैंडल करने का क्या तरीका है और कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए, कोई भी, अगर हम चाहे नॉर्मल डिलीवरी की बात करें चाहे हम सिजेरियन सेक्शन की बात करें, कॉम्प्लिकेशन तो किसी भी मोड ऑफ डिलीवरी का पार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल PPH हम बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज की ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, या कई बार होता है 3rd डिग्री पेरिनियल टियर, मतलब कि एक्सटेंशंस हो जाते हैं। कई बार होता है, देखिए और भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इन्वर्जन्स हो गया है, ट्रॉमा होता है। तो बेसिकली फर्स्ट चीज़ होती है कि आप एंटिसिपेट करो कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और टाइमली आप उनका इंटरवेंशन कर दो। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है, जैसे कि हमें पता है कि जनरली डिलीवरी में ब्लीडिंग होने का रिस्क होता है, और अगर ब्लीडिंग होती है तो वो मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाती है। तो हमें मालूम है कि हम एंटीरियर डिलीवरी ऑफ शोल्डर पे आते ही एक इंजेक्शन दे देते हैं जिससे ये कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड, सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं ताकि आप कॉम्प्लिकेशन में ना लैंड अप करें। ऐसे ही जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो उसमें भी जैसे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगेन PPH हो सकता है। कई बार क्या होता है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, तो वी नो व्हाट टू डू इन दोज केसेस। कई बार वहाँ पे भी एक्सटेंशंस हो जाती हैं, क्योंकि सर्जरी है तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ब्लैडर इंजरी, बावल इंजरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मैं आऊँ, हर डॉक्टर का एक मेन मोटो होता है टू प्रिपेयर द थिंग फर्स्ट इन माइंड एंड देन एग्जीक्यूट, सो दैट हम उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें और आपका जो एक ड्रीम होता है ना कि मदर भी सेफ है, बच्चा भी सेफ है, हेल्दी एंड सेफ प्रेगनेंसी, हेल्दी एंड सेफ डिलीवरी, वो ठीक से अचीव हो सके। बिल्कुल। तो ये तो कॉम्प्लिकेशंस की बात हो गई। अब आते हैं कि फर्स्ट टाइम जैसे कोई मदर बनती है तो उसमें C-सेक्शन से उनकी डिलीवरी हुई, तो क्या अगर वो सेकंड टाइम भी ऐसा डिलीवरी हो रही है तो उन्हें C-सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? देखिए, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल आता है वो ये आता है जब हम पेशेंट को, जब हम जज कर रहे हैं, जब उनको असेस कर रहे हैं, तो कि पहला सिजेरियन हुआ क्यों था। सो वी ऑलवेज असेस दैट। इफ सपोज वो रिकरेंट इंडिकेशन नहीं थी तो डेफिनेटली हम उनको ट्रायल देते हैं नॉर्मल डिलीवरी का, जिसको हम बोलते हैं VBAC, वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन। ऑल्दो हम जितने लोगों को ट्रायल देंगे उनमें से 50% ही सेफली लैंड अप कर पाएंगे नॉर्मल में, बाकी स्टिल कैन लैंड अप इनटू सिजेरियन, बिकॉज अगेन वो सारे फैक्टर्स हैं कि जब आपकी लेबर की प्रोग्रेस चल रही है तो हाउ दैट इज गोइंग, हाउ द बेबीज हार्ट इज बिहेविंग। और इसमें एक और एडिशनल फैक्टर ऐड हो जाता है कि आपका एक स्कार है, तो हमें हमेशा उस स्कार की इंटीग्रिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। सो 100% तो नहीं बोलूँगी कि आप सारे सिजेरियंस को आप नेक्स्ट टाइम नॉर्मल डिलीवर करा सकते हो, बट येस वी हैव टू चोज वेरी नाइसली एंड वेरी जुडिशियसली कि कौन से केसेस हैं जिनको आप ट्रायल दे सकते हैं, और उसमें भी आप जिनको ट्रायल देते हैं 50% of them do achieve normal, however rest 50 still can land up into cesarean. ओके डॉक्टर साधना, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि C-सेक्शन को लेकर कुछ मिथ्स हैं जो लोगों के अंदर है कि आफ्टर डिलीवरी भारी चीज़ें नहीं उठानी है, जिम नहीं जाना है, वर्कआउट ज़्यादा नहीं करना होता है, तो इसमें कितना सच है, आपको क्या लगता है?
देखिए, सिजेरियन सेक्शन एक मोड ऑफ डिलीवरी ज़रूर है जिसमें कि लेकिन एक सर्जरी हो रही है, जिसमें कि हम एक पेट पे एक इंसिजन दे रहे हैं आपको और जिसके थ्रू हम बेबी डिलीवर कर रहे हैं. सो इट्स अ बिग इंसिजन, राइट? ऑलमोस्ट आप 3-4 इंचेस का जैसे आपका इंसिजन है. तो आप पोस्ट रिकवरी पीरियड में डेफिनेटली आपको उसमें पेन फील होता है, आपकी थोड़ी सी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड रहती है. एज फार एज द लाइट एक्सरसाइजेज आर कंसर्न, हम वो अलाउ कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आप अपना नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल पोस्टनेटल योगा वो आप कर सकते हैं. लेकिन अगर बात आती है स्ट्रेनुअस एक्टिविटी की या हैवी एक्सरसाइजेस की, तो जनरली वो हम 3 मंथ्स बाद अलाउ करते हैं. बिकॉज व्हाट वी वांट इज कि प्रॉपरली आपकी हीलिंग हो जाए, आपका यूट्रस का इन्वोल्यूशन हो जाए, आप एकदम फिट फील करें, तब आप स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज पे जाएं. बट येस, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मे बी आफ्टर अ वीक और सो, जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी वालों को एडवाइस करते हैं, इवन सिजेरियन पेशेंट्स कैन गो फॉर नॉर्मल वॉक और नॉर्मल योगास. बस आखिरी चीज़, और कोई आपका मैसेज जो हमारे व्यूअर्स के लिए है, जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनके लिए कुछ मैसेज? देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि आप जब जिस भी कंसल्टेंट को मिलते हैं, मेक श्योर दैट यू आर डिस्कसिंग योर लेबर प्लान एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग योर एक्सरसाइजेज रेगुलरली. जनरली आपको या तो ऑब्स्टेट्रिशियन बताते हैं, नहीं तो आजकल तो जितना एडवांसमेंट हो गया, प्रीनेटल योगा के सेशंस होते हैं. एंड आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही वे में मोड में अवेलेबल है. बिकॉज आई नो एवरीबडी इज बिजी, इवन जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, दे आर नॉट इवन सिटिंग एट होम, दे आर वर्किंग. सो उनके पास भी टाइम का उतना ही क्रंच है. सो वन कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन योगा क्लासेस, वन कैन बी एक्टिव, सो दैट आप और आपका डॉक्टर सेम पेज पे हो. जो हम उनको एडवाइस दे रहे हैं वो फॉलो कर पा रहे हैं. एंड ऑलवेज ट्रस्ट योर डॉक्टर, बिकॉज उनको पता है कि क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है, क्या आपकी एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनको कैसे मैनेज करना है. येस, यू कैन डिस्कस इन डिटेल, काउंसलिंग आप पूरी अपनी ले सकते हैं उनसे, एंड देन respect their decision and enjoy the smooth delivery experience. Or enjoy the journey. Enjoy the journey. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, Pragya. तो ये थी खास जानकारी नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सी सेक्शन के बारे में. और आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और मैं ज़रूर आपके सवालों को साधना मैम से ज़रूर पूछूंगी और आपके सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुंचेंगे. और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए.